Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start off our discussion with the next subsection, which is about the nerve impulse and synapse. So this subsection is very high yield from the examination point of view. High yield means that it would require your less focus, but it would help you gain more marks on your final exam, and this is a very conceptual एरिया. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कह लें कि इस पर्टिकुलर सबसेक्शन को लेके माइंड में कॉन्सेप्ट गैप्स होते हैं, एंड मैं कोशिश ये करूँगा कि वो सारे के सारे जो गैप्स हैं उनको थ्रू द कोर्स ऑफ माई लेक्चर ब्रिज कर सकूँ. सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट ऑफ माई डिस्कशन विद अ क्वेश्चन विच इज़ रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, एंड द स्टेटमेंट इज depolarization takes place in a segment of neuron due to stimuli as a result of. सो न्यूरॉन के किसी भी सेगमेंट में जो डीपोलराइजेशन हो रही है वो क्यों हो रही है? ए ऑप्शन इज बिकॉज ऑफ द सोडियम इफ्लक्स, बी इज पोटेशियम इफ्लक्स, सी ऑप्शन इज सोडियम इनफ्लक्स, एंड डी ऑप्शन इज पोटेशियम इनफ्लक्स. एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज सोडियम इनफ्लक्स. जो किसी भी न्यूरोनल सेगमेंट के अक्रॉस डीपोलराइजेशन हो रही है उसकी जो रीजन है दैट इज द सोडियम इनफ्लक्स. इसकी जो रीजनिंग है इसको हम आगे चल के इन डिटेल डिस्कस भी करेंगे. अनदर स्टेटमेंट, रीपोलराइजेशन. पहले था डीपोलराइजेशन, अब क्या है? रीपोलराइजेशन. रीपोलराइजेशन ऑफ डीपोलराइज्ड सेगमेंट ऑफ अ न्यूरॉन टेक्स प्लेस ड्यू टू सोडियम इफ्लक्स और पोटेशियम इफ्लक्स और सोडियम इनफ्लक्स और पोटेशियम इनफ्लक्स. सो अब जो रीपोलराइजेशन होती है वो होती है बिकॉज ऑफ द पोटेशियम इफ्लक्स. ये नर्व इंपल्स में आयन मूवमेंट को लेके मोस्ट कॉमनली टेस्टेड 2 क्वेश्चंस से, इसकी भी रीजनिंग को हम बाद में डिस्कस करते हैं. अनदर क्वेश्चन, इन केस ऑफ नर्व इंपल्स कंडक्शन एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल एग्जिस्ट आफ्टर पोलराइजेशन, आफ्टर रीपोलराइजेशन, आफ्टर डीपोलराइजेशन या बिफोर डीपोलराइजेशन. तो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल कब एग्जिस्ट कर रहा होगा? जब डीपोलराइजेशन हो चुकी होती है. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज चार्ली. लेट्स स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशन विद द नर्व इंपल्स. इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. सादा तरीन अल्फाज में नर्व इंपल्स क्या है? इट्स अ सिग्नल दैट इज ट्रांसमिटेड अलोंग द लेंथ ऑफ अ नर्व फाइबर. नर्व इंपल्स वो सिग्नल है जो किसी नर्व फाइबर की लेंथ के लॉन्ग भेजा जा रहा है, या इसकी मोर प्रिसाइज डेफिनेशन क्या है? वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस विच ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन. ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की एक वेव है जो किसी न्यूरॉन की लेंथ के अक्रॉस कह लें कि ट्रेवल करती है. सो नाम से ही जाहिर है, यू सीन हियर, ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की वेव है, राइट? यानी कि इसमें इलेक्ट्रिकल चेंजेस इन्वॉल्व होंगी विच मीन्स मूवमेंट ऑफ आइंस, एंड इसमें केमिकल चेंजेस भी इन्वॉल्व होंगी ऑफ कोर्स, यानी कि केमिकल से कहीं ना कहीं कुछ इन्वॉल्वमेंट होगी. सो यू सीन हियर इट इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शंस एंड मूवमेंट ऑफ आइंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. एंड कभी कभार एग्जाम में नर्व इंपल्स को लेके या इसकी स्पीड को लेके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. सो एक मेमोरी बेस्ड इंफॉर्मेशन है बट हाई यील्ड फॉर एग्जाम के नर्व इंपल्स की जो ट्रेवल करने की स्पीड है अक्रॉस अ न्यूरोनल फाइबर वो कितनी है? दैट इज 100 to 120 मीटर पर सेकेंड. एंड देन वी हैव गॉट द मेम्ब्रेन पोटेंशियल. अब जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये क्या है? दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दैट एग्जिस्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. सो अगर आप फर्ज करें कि अगर मे बी हमारे पास ये एक न्यूरॉन है, ये न्यूरोनल फाइबर्स हैं, मे बी हमारे पास ये डेंड्रॉन है और ये एक्सॉन है, ये इसकी सेल बॉडी है. अगर आप एक्सॉन का क्रॉस सेक्शन लें, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो ये सेल मेम्ब्रेन हमारे पास आ गई. तो अगर हम एक वोल्ट मीटर लें और उसके एक इलेक्ट्रोड को हम इनसाइड द सेल और एक को हम आउटसाइड द सेल प्लेस करें, अब जो वो डिफ्लेक्शन देगा वो क्या है? बेसिकली वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है. बेसिकली दैट इज द पोटेंशियल अक्रॉस दैट मेम्ब्रेन. और वो क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट आइंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन. सो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दैट एग्जिस्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल.
अब इससे पहले कि हम नर्व इम्पल्स की निटी ग्रिटी में जाएं, ये दो और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आप मेमोराइज कर लें कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, 0.07 वोल्ट या ये -0.07 वोल्ट है या -70 मिली वोल्ट है, राइट। सो बी केयरफुल अबाउट यूनिट्स। एक तो ये माइनस में है, -0.07 वोल्ट और -70 मिली वोल्ट्स। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये पोटेंशियल कौन सा है, ये मेम्ब्रेन के अक्रॉस उस वक्त पोटेंशियल है जब जो न्यूरोनल फाइबर है वो इंपल्स को या नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट नहीं कर रहा। जबकि एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल होता है, ये मेम्ब्रेन के अक्रॉस उस वक्त का पोटेंशियल होता है जब कोई भी पर्टिकुलर न्यूरोनल फाइबर वो उस वक्त एक्टिवली इंपल्स को या नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट कर रहा होता है। और इसकी वैल्यू कितनी है, 0.05 वोल्ट, और ये प्लस में है या +50 मिली वोल्ट। सो ये जो वैल्यूज हैं दे आर हाई यील्ड फॉर योर एग्जाम एंड आई वॉन्ट यू टू कीप दीज वैल्यूज इन योर माइंड। सो इस स्लाइड पे 3 इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो इम्तिहान के लिए अहम है। एक तो स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स 100 to 120 मीटर पर सेकेंड, फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -0.07 वोल्ट और -70 मिली वोल्ट, फिर एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल +0.05 वोल्ट और +50 मिली वोल्ट्स। Don't join any traditional academy. नेशनल एप्लीकेट की तैयारी के लिए ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन ना करें। अगर आप ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन करने की बजाय ऑनलाइन एकेडमी जैसे कि टॉप ग्रेड है से एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं तो इससे क्या फायदा होगा, इससे आप 6 से 8 घंटे डेली बेसिस पे अपनी सेल्फ स्टडी में ऐड कर लेंगे। और याद रखना कि सेल्फ स्टडी ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन डिटरमिनिंग द सक्सेस ऑफ ए स्टूडेंट इन द नेशनल एप्लीकेट। और दूसरे नंबर पे आपकी प्रिपरेशन फास्टर, स्मार्टर और मच बेटर होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं एकेडमी गए बगैर तो आप 50,000 से लेके 1 लाख तक तकरीबन अपनी जो कॉस्ट है उसको भी सेव करेंगे। And now let's discuss the factors responsible for negative resting membrane potential जो कि -70 मिलीवोल्ट है, और पॉजिटिव एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो कि हमने अभी देखा कि +50 मिलीवोल्ट तक हो सकता है, अप टू +50 मिलीवोल्ट। ओके, सो इसमें अब मैं इस ट्रेसिंग की मदद से आपको जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि ये चेंजिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो एक्सप्लेन करूंगा। सो जस्ट इमेजिन कि ये जो मार्कर है ये एक न्यूरोनल फाइबर को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। और अगर मैं फर्ज करें कि इसका क्रॉस सेक्शन लेता हूं और वो क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, राइट। सो हियर आई हैव गॉट दिस सेल मेम्ब्रेन। सो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, ये है सेल मेम्ब्रेन, राइट। एंड एनक्लोज इन दिस सेल मेम्ब्रेन इज द साइटोप्लाज्म। ऑफ कोर्स इस केस में न्यूरोनल फाइबर के केस में अंदर क्या होगा, दे वुड बी द एक्सोप्लाज्म। अब इसमें जो सारी की सारी गेम है जो नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन की और रेस्टिंग और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स की, वो है एक तो आयन चैनल्स की डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस मेम्ब्रेन पे मुनहसिर, एंड सेकेंडली आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सो ओवरऑल कह लें कि मेम्ब्रेन का पोटेंशियल क्या है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल क्या होगा वो इस बात पे डिपेंडेंट है कि उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर कौन कौन सी चैनल्स प्रेजेंट हैं और मेम्ब्रेन के क्रॉस कौन कौन से आयंस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और जो चैनल्स प्रेजेंट हैं वो उसमें से कौन सी ओपन और कौन सी क्लोज है। चलें मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं ज़रा डिटेल से। अब जस्ट इमेजिन करें कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है, लाइक हियर वी हैव गॉट दिस सेल मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरोनल फाइबर, इसके ऊपर हमारे पास जो चैनल्स हैं वो 3 तरह के हैं। नंबर 1, वी हैव गॉट द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। हमारे पास वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं, और जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो होते हैं दे आर जस्ट लाइक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड कार गराज गेट। इस बात का क्या मतलब हुआ
बिल्कुल ऐसे ही जैसे बिजली से चलने वाला कार गैराज का गेट होता है, वैसे ही ये जो चैनल्स हैं वोल्टेज गेटेड, ये कब ओपन या क्लोज होते हैं? जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है। जब जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, राइट, वो चेंज होगा, उस चेंज इन पोटेंशियल के रिस्पॉन्स में ये जो चैनल्स हैं दे ओपन और दे क्लोज। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे ये जो चैनल्स होते हैं सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, यानी कि -70 मिलीवोल्ट जब पोटेंशियल है, एट दैट टाइम दे वुड बी क्लोज। एंड सेकेंडली वी हैव गॉट अनदर टाइप ऑफ चैनल्स विच आर द वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स हैं, ये भी नाम से ही जाहिर है दे आर वोल्टेज गेटेड। सो जब वोल्टेज या पोटेंशियल क्रॉस मेम्ब्रेन चेंज होगा, ये भी उसी को रिस्पॉन्ड करेंगे, राइट। सो दे आर ऑल्सो लाइक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड कार गैराज गेट, लेकिन फर्क ये है कि सोडियम चैनल्स किसी और पोटेंशियल पे, जबकि वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स किसी और पोटेंशियल पे ये ओपन या क्लोज होंगे। सो इनकी ओपनिंग या क्लोजिंग दोनों की, यानी कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स, दोनों की ओपनिंग क्लोजिंग है वोल्टेज के रिस्पॉन्स में ही, लेकिन दे रिस्पॉन्ड डिफरेंटली एट डिफरेंट वोल्टेजेस। उसके बाद फिर नेक्स्ट अब देखें कि एक और तरह की चैनल प्रेजेंट है न्यूरॉनल सेल मेम्ब्रेन पे, एंड दे आर अनगेटेड पोटेशियम चैनल्स। अब जो अनगेटेड पोटेशियम चैनल्स हैं, दे आर लाइक होल इन द फेंस इन द बैकयार्ड from where dog can always escape. And who is the dog here? Potassium is the dog here. तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घर के सहन में बैक साइड पे एक छोटा सा होल है जिसमें से आपका जो डॉग है वो हमेशा बाहर निकल जाता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो अनगेटेड पोटेशियम चैनल्स हैं दे आर ऑलवेज ओपन, दे आर ऑलवेज ओपन। सो अगर हम बात करें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, इफ यू टॉक अबाउट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स दे आर क्लोज। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स क्या है? क्लोज है। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ये भी क्लोज है, जबकि अनगेटेड पोटेशियम चैनल्स ये ओपन है। चलें, ये तो बात हो गई चैनल्स की। अब हम डिस्कस करते हैं जरा आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन को भी। आप जरा गौर करें कि सोडियम इज 10 times मोर कंसंट्रेटेड आउटसाइड देन इनसाइड। या आप कह लें कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड की निस्बत एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में या टिश्यू फ्लूइड में जो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन है वो 10 गुना ज्यादा है। लेकिन ये सोडियम इस कंसंट्रेशन के बावजूद ये एंटर नहीं हो पा रहा, जस्ट बिकॉज कि जो चैनल जिसमें से सोडियम ने गुजर के जा रहा है दे आर क्लोज। एंड इसी तरह से जो पोटेशियम आयंस हैं दे आर 20 times मोर कंसंट्रेटेड इनसाइड देन आउटसाइड। ये 20 times मोर कंसंट्रेटेड है इनसाइड देन आउटसाइड, लेकिन ये इन गेटेड वोल्टेज गेटेड चैनल्स के जरिए पोटेशियम बाहर नहीं जा सकता, रीजन की चैनल्स क्लोज हैं। और इसके अलावा जो अनगेटेड पोटेशियम चैनल्स हैं ये हमेशा ओपन है। हाँ, ये जो पोटेशियम है, पोटेशियम की अनगेटेड चैनल्स के थ्रू थोड़ी थोड़ी लीकिंग चलती रहती है। ये लीकिंग थोड़ी थोड़ी इसलिए है क्योंकि जो अनगेटेड पोटेशियम चैनल्स हैं इनका जो नंबर है वो बहुत ही कम है, ये बहुत कम तादाद में होती है अनगेटेड पोटेशियम चैनल्स। एनीवेज, सो इसमें हमने देखा कि आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन को देखा कि 10 times सोडियम मोर आउटसाइड, 20 times पोटेशियम मोर इनसाइड। इसके अलावा सेल के अंदर ऑर्गेनिक एनाइंस होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड। और इसके अलावा जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये भी एक इलेक्ट्रोजेनिक पंप होता है। ये पंप भी क्या करता है? ये पंप 3 सोडियम को सेल के अंदर से बाहर निकालता है और 2 पोटेशियम को सेल के बाहर से अंदर लेके जाता है। सो इट रेंडर्स नेट नेगेटिविटी इनसाइड। सो अब ये कह लें कि जब ये न्यूरोनल फाइबर रेस्ट पे है, जब ये न्यूरोनल फाइबर रेस्ट पे है, उस वक्त इसकी सोडियम चैनल्स क्लोज हैं, पोटेशियम चैनल्स क्लोज हैं, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। अनगेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन है जहां से थोड़ा थोड़ा पोटेशियम लीक होता रहेगा, और जब एक पॉजिटिव आयन
सेल के अंदर से बाहर जाएगा, इट वुड टेंड टू रेंडर नेगेटिविटी इनसाइड। और ऑर्गेनिक एनाइंस की सेल के अंदर प्रेजेंस में वजह से की प्रेजेंस से भी वजह बनती है नेगेटिविटी की। और इसके अलावा सोडियम पोटेशियम पंप, ये भी एक और वजह बनती है सेल के अंदर नेगेटिविटी की, राइट, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोजेनिक पंप है, ये अंदर से ज्यादा पॉजिटिव को बाहर निकाल रहा है और बाहर से लेस पॉजिटिव आयंस को सेल्स के अंदर लेके आ रहा है, तो ये अंदर नेट नेगेटिविटी छोड़ रहा है। सो अगर आपसे ये पूछा जाए कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे जो इनसाइड ऑफ द सेल है, व्हाई दिस इज मोर नेगेटिव, एंड आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नंबर 1 बिकॉज ऑफ द पोटेशियम लीकिंग, क्योंकि पॉजिटिव आयन अंदर से बाहर जा रहा है। नंबर 2 बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ organic anions, and number 3 because of the activity of the sodium potassium pump। ओके, चलिए अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे हम डिफरेंट आयंस के ऊपर डिफरेंट फोर्सेस को जरा फोकस करते हैं। अब देखें कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे सेल के अंदर पोटेंशियल कितना है, -70 मिलीवोल्ट। सो बेसिकली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर हम कहते हैं -70 है या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल +50 है, बेसिकली ये जो पोटेंशियल होता है दिस इज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर का पोटेंशियल है। चले अब अगर -70 मिलीवोल्ट पोटेंशियल है तो बेसिकली अब इसके प्रेजेंस में होगा क्या, देखें सोडियम के ऊपर, सोडियम आयन के ऊपर इस वक्त 2 फोर्सेस काम कर रही हैं। कौन कौन सी? एक कंसंट्रेशन फोर्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, इसके ऊपर एक वेक्टर है कंसंट्रेशन फोर्स, हमें पता है कि बाहर सोडियम ज्यादा है और अंदर कम है, राइट। कंसंट्रेशन फोर्स इस पे काम कर रही है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। और दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिकल फोर्स भी सोडियम पे काम कर रही है, क्योंकि अंदर जो नेट नेगेटिविटी है दिस इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट द सोडियम इनटू द सेल। ये नेट नेगेटिविटी कोशिश कर रही है कि सोडियम सेल के अंदर आ जाए, बट द सोडियम विल नेवर बी एबल टू मेक इट्स वे इनटू द सेल एट रेस्टिंग स्टेट। Why so? Because the sodium channels they are close। जितनी ज्यादा मर्जी फोर्स हो, जितने ज्यादा मर्जी कंसंट्रेशन फोर्स हो या इलेक्ट्रिकल फोर्स हो, देखिए 2 फोर्सेस हैं, कंसंट्रेशन फोर्स भी है, सो वी हैव गॉट द कंसंट्रेशन फोर्स ऑन सोडियम, वी हैव गॉट द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन द सोडियम। सो जितनी मर्जी फोर्स हो, राइट, तो उसके बावजूद अगर चैनल्स क्लोज हैं, सोडियम वुड नेवर बी एबल टू मेक इट्स वे इनटू द सेल। ऑलराइट, सो ये अब जो है ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे ऐसा होता है। अब जब इंपल्स आएगी न्यूरॉनल फाइबर तक, मिसाल के तौर पे से हमारे पास ये एक मोटर न्यूरॉन है, राइट, मे बी ये हमारे पास एक मोटर न्यूरॉन है, राइट। सो मोटर न्यूरॉन तक मैसेज आया इंटर न्यूरॉन से सेल बॉडी डिपोलराइज हुई और इसके एक्सॉन के अलोंग जो है वो जब इंपल्स आएगी तो जब वोल्टेज जब चेंज होगा किसी भी न्यूरोनल सेगमेंट के अक्रॉस, सो वोल्टेज जब चेंज होगा, सो दिस चेंज इन वोल्टेज वुड एक्ट एज अ स्टिमुलस फॉर द ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल्स। सो ये जो सोडियम चैनल्स हैं जो प्रीवियसली क्लोज थी, अब ये हो जाएंगी ओपन। और हमें पता है कि सोडियम के ऊपर बहुत बड़ी फोर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, रादर फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं, द इलेक्ट्रिकल फोर्स एज वेल एज द कंसंट्रेशन फोर्स। सो इन दोनों फोर्सेस की वजह से क्या होगा, सोडियम वुड रश इनटू द सेल थ्रू दीज चैनल्स। एंड जब एक पॉजिटिव आयन सेल के बाहर से सेल के अंदर आएगा, अंदर पहले नेगेटिविटी है, ये नेगेटिविटी पहले लेस नेगेटिव हो जाएगी, लाइक -70 से अब जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ग्रेजुअली -60, -50, 40, 30, 20, 10 0 पे आ जाएगा 1। और उसके बाद फिर मजीद अगर सोडियम इन्फ्लक्स जारी रहेगा तो अल्टीमेटली यू सीन हियर कि ये प्लस में चला जाएगा, लाइक +10, 20, 30, 40, सो इट विल मूव अप टू +50 मिलीवोल्ट। जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है अब ये +50 मिलीवोल्ट पे चला जाएगा। ऑलराइट, सो इस पॉइंट पे जाके +50 मिलीवोल्ट पे जाके आप कह सकते हैं कि सोडियम का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। ओके, अब ये जो +50 मिलीवोल्ट पोटेंशियल है, अब ये पोटेंशियल उस वक्त का है जब ये फाइबर एक्चुअली इंपल्स ट्रांसमिट कर रहा है, लिहाजा ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। ओके, अब देखिए जब एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, अब ये तो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो डेवलप हो गया +50। अब इस स्टेज पे आप जरा गौर करें कि पोटेशियम पे
कौन कौन सी फोर्सेस अब एक्ट कर रही हैं, राइट। पोटेशियम पे अब एक तो कंसंट्रेशन फोर्स एक्ट कर रही है, यू सीन हियर कि पोटेशियम इनसाइड 20 टाइम्स मोर कंसंट्रेटेड है देन द आउटसाइड। सो इस कंसंट्रेशन फोर्स की वजह से पोटेशियम वुड ट्राई टू मूव आउटसाइड द सेल। एंड सेकेंडली जो अंदर पॉजिटिविटी है, क्योंकि पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल करना है, सो जो नेट पॉजिटिविटी है इनसाइड, इट वुड आल्सो ट्राई टू सेंड द पोटेशियम आउटसाइड द सेल। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएं तो पोटेशियम वुड मूव आउट ऑफ द सेल वेरी रैपिडली, राइट। सो पहले हमने देखा था जब सोडियम चैनल्स ओपन हुए तो सोडियम चैनल्स का इनफ्लक्स की वजह से अंदर जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो हो गया था +50, और इसको हमने बोला था दिस इज डीपोलराइजेशन, क्योंकि पहले ओवरऑल कह लें कि -70 से 0 तक आया, फिर 0 से +50 तक चला गया, तो ये क्या है बेसिकली, ये डीपोलराइजेशन है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज डीपोलराइजेशन। अब +50 एक तो रिपेल कर रहा है पोटेशियम को, और पोटेशियम की कंसंट्रेशन की वजह से पोटेशियम रिपेल हो रहा है। और अब देखिए ये जो चेंज्ड पोटेंशियल है, बेसिकली जो चेंज्ड पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अब ये चेंज्ड पोटेंशियल ये एक्ट करेगा एज अ स्टिमुलस फॉर द ओपनिंग ऑफ द पोटेशियम चैनल्स, क्योंकि हमने पहले बात की थी कि सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स दोनों वोल्टेज गेटेड हैं, लेकिन डिफरेंट वोल्टेजेस पे डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं। सो अब एक हायर वोल्टेज के ऊपर या प्लस वोल्टेज के ऊपर आप कह लें +50 पे जो पोटेशियम चैनल्स हैं दे वुड रैपिडली ओपन। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स दे वुड ओपन, अनगेटेड तो पहले ही ओपन थी, लेकिन उनके थ्रू डिपोलराइजेशन नहीं हो सकती क्योंकि उनका काउंट बड़ा थोड़ा। सो जैसे ही वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे तो दोनों जो फोर्सेस हैं या जो दोनों वेक्टर्स हैं, कंसंट्रेशन फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स, इन दोनों फोर्सेस के इन्फ्लुएंस के अंडर पोटेशियम वुड रश आउटसाइड द सेल, बहुत रैपिडली पोटेशियम बाहर जाएगा। एंड व्हेन अ पॉजिटिव आयन वुड मूव आउट ऑफ द सेल, व्हाट वुड इट डू टू द पोटेंशियल इनसाइड, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव आयन अंदर से बाहर जा रहा है सेल के, राइट, तो इट वुड रेंडर नेगेटिविटी इनसाइड। इसके नतीजे में क्या होगा, +50 से अब ये ग्रेजुअली रिड्यूस होना शुरू होगा, +40 30 20 10 0, एंड देन ये माइनस में जाना शुरू हो जाएगा, और अल्टीमेटली इट वुड कम बैक टू द -70 मिलीवोल्ट। और इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, दिस इज द डीपोलराइजेशन। ये हो गई डीपोलराइजेशन। सो पहले सॉरी ये हो गई रीपोलराइजेशन, दिस इज नॉट डीपोलराइजेशन, दिस इज रीपोलराइजेशन। सो पहले हमने क्या देखा, पहले हमने देखा कि सोडियम इनफ्लक्स हुआ जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन हुई थी। फिर हमने क्या देखा, पोटेशियम इफ्लक्स हुआ जिसकी वजह से रीपोलराइजेशन हुई, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे पास आ गया -70 मिलीवोल्ट पे। ओके, हमारा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये तो अब दोबारा रेस्टिंग स्टेट पे आ गया, बट स्टिल वी आर इन अ प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम क्या है, हमने देखा था कि ओरिजिनली रेस्टिंग स्टेट पे क्या होता है, पोटेशियम इज मोर इनसाइड एंड सोडियम इज मोर आउटसाइड। इस वक्त क्या हो चुका है, पोटेशियम, काफी सारा पोटेशियम सेल के बाहर जा चुका है और काफी सारा सोडियम सेल के अंदर आ चुका है। एंड अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो नर्व फाइबर है ये नेक्स्ट इंपल्स को भी ट्रांसमिट करे, हमें ओरिजिनल आयन डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्लेनिश करना पड़ेगा, और उसके लिए रोल प्ले करेगा सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि एटीपी को यूज करते हुए सोडियम को सेल के अंदर से उठा के वापस बाहर भेजेगा और पोटेशियम को सेल के बाहर से उठा के सेल के अंदर भेजेगा। होगा ये इलेक्ट्रोजेनिक ही, सो अल्टीमेटली जो आयन डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी रिप्लेनिश हो जाएगी। सो यहां से हमने 3 हाई यील्ड फैक्ट्स को ग्रैब किया। नंबर 1, which ion movement is responsible for depolarization? Answer to this question is sodium influx. And which ion movement is responsible for repolarization? Answer to this question is potassium efflux. And who is responsible for replenishing the original ion distribution across the membrane? Answer is sodium potassium pump. ये 3 हाईएस्ट यील्ड फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। सो जब एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है तो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है हमारा +50, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है -70, राइट। सो
दिस इज अबाउट द नर्व इम्पल्स। सो हमने देखा कि किस तरह से डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के जरिए से और इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस के जरिए से जो इम्पल्स है वो नर्व के लॉन्ग ट्रेवल करती है। सो इसमें हमने देखा कि वंस अगेन मैं समअप करता चलूं कि जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन है इसके ऊपर 3 तरह के चैनल्स हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, पोटेशियम चैनल्स और अनगेटेड चैनल्स। पोटेशियम चैनल्स 2 तरह के हैं, एक वोल्टेज गेटेड और एक अनगेटेड। अनगेटेड का नंबर बहुत कम है। और रेस्टिंग स्टेट पे जो पोटेशियम लीकिंग, ऑर्गेनिक एनाइंस और इलेक्ट्रोजेनिक पंप या सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी, इन सब की एक्टिविटीज की वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 है। और हमने ये भी डिस्कस किया कि रेस्टिंग स्टेट पे सोडियम 10 टाइम्स मोर है आउटसाइड एंड पोटेशियम 20 टाइम्स मोर है इनसाइड। ऑलराइट, सो जब इंपल्स आएगी किसी भी फाइबर के क्लोज ये इंपल्स आएगी, राइट, सो इस मेम्ब्रेन के क्रॉस कह लें कि जब डिपोलराइजेशन की वेव आएगी, सो ये जो लिटिल चेंज इन वोल्टेज है इट वुड कॉज द ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्स और कंसंट्रेशन फोर्स की वजह से सोडियम वुड मूव इनटू द सेल और इट वुड रिजल्ट इनटू डिपोलराइजेशन और मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाएगा +50। और फिर जो चेंज्ड पोटेंशियल है, अब ये चेंज्ड पोटेंशियल वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स को ओपन करेगा एंड पोटेशियम वुड मूव आउट ऑफ द सेल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल फोर्स एज वेल एज द कंसंट्रेशन फोर्स एंड अल्टीमेटली पॉजिटिव आयंस यानी कि पोटेशियम के बाहर जाने की वजह से सेल के अंदर क्या हो जाएगी, नेगेटिविटी और मेम्ब्रेन पोटेंशियल वुड कम बैक टू -70 मिलीवोल्ट जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। और फिर ओरिजिनल आयन डिस्ट्रीब्यूशन उसको रिप्लेनिश किया जाएगा क्रॉस द मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। सो वंस अगेन सोडियम इनफ्लक्स, depolarization, potassium efflux, repolarization and replenishing the original ion distribution across the membrane or across the neuronal membrane. This is because of the sodium potassium pump. So you seen here, इस फोटोग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि लाइक ये आपको एक फाइबर न्यूरोनल फाइबर जो है ये दिखाया जा रहा है, मे बी ये एक्सॉन है। सो इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से ओवरऑल सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर रेस्टिंग स्टेट पे वी हैव गॉट द नेगेटिविटी, राइट। सो ये सेल के अंदर आपको नेगेटिविटी नजर आ रही है, राइट। और ये चूंकि ये सारे के सारे भी रेस्टिंग स्टेट के अंदर है, ये एक पॉइंट पे यू कैन सी द पॉजिटिविटी इनसाइड। सो ये वाला जो सेगमेंट है इसका ये हुआ है डीपोलराइज, राइट। सो ये जो डीपोलराइजेशन की वेव है ये वेव ट्रेवल करेगी, राइट। और उसके बाद फिर साथ साथ जो रीपोलराइजेशन की वेव है कह रहे कि वो ट्रेवल करेगी। सो डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन की फॉर्म में जो नर्व इंपल्स है इसकी ट्रेवलिंग होती है अक्रॉस द न्यूरोनल फाइबर। सो ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अक्रॉस द न्यूरोनल मेम्ब्रेन। सो लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस ग्राफ। इसके एक्स एक्सिस पे टाइम है और इसके वाई एक्सिस पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल है मिलीवोल्ट्स के अंदर। सो अब देखें कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दिस इज क्लोज टू -70 मिलीवोल्ट। सो जब इंपल्स आएगी, जब इंपल्स आई तो क्या हुआ, जब इंपल्स यानी कि न्यूरोनल फाइबर के प्रॉक्सिमिटी में आई तो क्या हुआ, सोडियम चैनल्स ओपन हुए एंड बिकॉज ऑफ द सोडियम इनफ्लक्स, बिकॉज ऑफ द सोडियम इनफ्लक्स जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गया एंड इट बिकेम +50 जो कि क्या बन गया हमारा एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था, राइट, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट था। सो डीपोलराइजेशन इज बिकॉज ऑफ द सोडियम इनफ्लक्स। और उसके बाद फिर जो चेंज्ड पोटेंशियल है यानी कि +50 है, अब न्यू पोटेंशियल के ऊपर वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे तो पोटेशियम इफ्लक्स होगा। सो पोटेशियम जब इफ्लक्स होगा यानी कि पोटेशियम जब सेल से बाहर निकलेगा तो इनसाइड ऑफ सेल वुड स्टार्ट बिकमिंग नेगेटिव, राइट। सो ये ओवरऑल कह रहे हैं +50 से +40 30 20 0 और अल्टीमेटली करते करते -70 पे इट वुड कम बैक। सो दिस इज कॉल्ड एज द रीपोलराइजेशन। सो रीपोलराइजेशन इज बिकॉज ऑफ द पोटेशियम इफ्लक्स और उसके बाद फिर ओरिजिनल जो आयन डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिप्लेनिश होगी बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप, राइट। सो ये है बेसिकली ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है इसकी एक्शन पोटेंशियल की अक्रॉस द न्यूरोनल मेम्ब्रेन। सो इसमें अब इस ट्रेसिंग की मदद से भी जरा देख लें। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट है। जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रीच हो गया
राइट। मे बी जैसे अगर फर्ज करें कि ये फाइबर रिसेप्टर से जुड़ा है, अगर तो स्टिमुलस बहुत ही माइनर सा होगा, फिर तो ये अगर फर्ज करें कि यहाँ पे रिसेप्टर है, अगर स्टिमुलस बहुत ही माइनर सा होगा तो यहाँ पे कोई इंपल्स जनरेट नहीं होगी। अगर स्टिमुलस इतना सिग्निफिकेंट होगा कि वो इतना पोटेंशियल यहाँ पे चेंज करे, या रिसेप्टर उसको डिटेक्ट करके इतना पोटेंशियल चेंज करे कि वो थ्रेशोल्ड सोडियम चैनल्स का रीच हो जाए, फिर थ्रेशोल्ड इनिशिएशन हो जाएगी कि सोडियम चैनल्स की ओपनिंग स्टार्ट हो जाएगी, और अल्टीमेटली यू विल एंड अप हैविंग द डीपोलराइजेशन, जिससे पोटेंशियल हो जाएगा प्लस 50 मिलीवोल्ट बाय द सोडियम इनफ्लक्स थ्रू दी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। और उसके बाद फिर रीपोलराइजेशन होगी और अल्टीमेटली मेम्ब्रेन पोटेंशियल जाएगा अप टू -70 मिलीवोल्ट, एंड इट विल हैपन बाय द पोटेशियम इनफ्लक्स थ्रू दी वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। और उसके बाद फिर जो ओरिजिनल आयन ग्रेडियंट्स हैं या ओरिजिनल आयन की जो कंसंट्रेशन हैं वो रिप्लेनिश होगी अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अक्रॉस द न्यूरोनल मेम्ब्रेन, एंड दिस वुड हैपन बिकॉज ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप। सो माय डियर स्टूडेंट, अब तक हमने अपनी डिस्कशन को कंक्लूड किया है विद द nerve impulse, or specifically we have spent significant amount of time on understanding the action potential, and now we are going to start off our discussion with the synapse. And I have got a question for you at this stage: which of the following substance acts as neurotransmitter within the central nervous system? A option is serotonin, B option is melatonin, C option is melanin, and D option is none of these. इनमें से अगर आप melatonin पे गौर करें तो melatonin basically this is a hormone, and this hormone is produced by the pineal gland, and this has got role in the sleep induction, right? So ये sleep inducing hormone है which is produced by the pineal gland, not a neurotransmitter, right? So this is not the answer. Melanin क्या है? ये एक brownish black pigment है जो कि skin coloration के लिए responsible है, right? And this is produced by the cells called as melanocytes. So ये भी neurotransmitter नहीं है. Again, this would not be our response. So the best response to this question is serotonin. So serotonin ये एक neurotransmitter है जो कि central nervous system में आपको मिलेगा. Another question: neurotransmitter vesicles are stored in A option is presynaptic terminal, B option is cell body, C option is postsynaptic terminal, and D option is synaptic cleft. And the best response to this question is presynaptic terminal, कि basically जो neurotransmitter के vesicles होते हैं किसी synapse में वो presynaptic terminal में stored होते हैं. अभी हम इसको जाकर डिटेल से डिस्कस भी करते हैं. And another question: receptors for neurotransmitter in a synapse are associated with A option is presynaptic terminal, B option is cell body, C option is postsynaptic terminal, and D option is synaptic cleft. तो बेसिकली किसी भी सिनेप्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स होते हैं वो पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल के साथ एसोसिएटेड होते हैं. इसकी भी रीजनिंग को भी हम शॉर्टली डिस्कस करते हैं. बेस्ट रिस्पांस वुड रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स एंड topgrade.pk ओनली. मैंने ओवर लास्ट डेकेड बेतहाशा सक्सेसफुल और फेलिंग स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज किए हैं. जो स्टूडेंट्स का मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर है वो ये है कि वो स्कैटर्ड रिसोर्सेज यूज करते हैं, वो बहुत सारी जगहों से एट सेम टाइम तैयारी कर रहे होते हैं. सो ये उनको उनका जो ओवरऑल फोकस है तैयारी के ऊपर उसको ये चीज स्पॉइल कर देती है. हमने topgrade.pk प्लेटफॉर्म को आपके लिए इसीलिए बिल्ड किया है कि आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा और टॉपग्रेड के अलावा किसी भी और रिसोर्स को कंसल्ट करने तक की जरूरत ना हो. सो रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स. अब जिस भी प्रोविंस से है, रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स एंड topgrade.pk ओनली, क्योंकि आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स के अलावा जितना कुछ भी आपको चाहिए अपने इम्तिहान की तैयारी के लिए वो ऑलरेडी इसमें टॉपग्रेड में मौजूद है. और यहाँ भी मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट 4-5 इयर्स में 200 से ज्यादा ब्रिलियंट टीम मेंबर्स ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है और इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक हम लेके आए हैं कि अब हजारों स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री इससे बेनिफिट ले चुके हैं. चार्ली, सो सिनेप्स, इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से अगर हम बात करें, दिस इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स. ये वो पॉइंट है जहां पे दो न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एंड इट मे बी केमिकल और इलेक्ट्रिकल. केमिकल से मुराद क्या है कि हमारे पास अगर फर्ज करें कि एक न्यूरॉन है और यहाँ पे हमारे पास दूसरा न्यूरॉन है, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज ले जाने के लिए कोई ना कोई केमिकल इन्वॉल्व होगा जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहेंगे,
राइट। सो ये ऐसा जो सिनेप्स है जहां पे केमिकल के जरिए ट्रांसमिशन होगी, हम कहते हैं ये केमिकल सिनेप्स है। इसके मुकाबले में इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है, से अगर ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है और समहाउ ये इलेक्ट्रिकली अगर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो ऐसे सिनेप्स को हम कहते हैं ये इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हैं। लेकिन मोस्टली जो सिनेप्सिस आपको हमारे अंदर मिलेंगे दे आर केमिकल सिनेप्सिस, यानी कि वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को इन्वॉल्व करते हैं। And you see here message is transmitted across synapse in the form of a chemical messenger, right? जिसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, राइट। केमिकल मैसेंजर्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स की शक्ल में जो मैसेज है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मोस्टली भेजा जाता है, क्योंकि मोस्ट कॉमन हमारे जो सिनेप्सिस हैं वो हमने पहले ही बात की वो केमिकल सिनेप्सिस हैं। फॉर एग्जाम्पल द एसिटिलकोलिन जो कि मेन न्यूरोट्रांसमीटर है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। सो एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मेन न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन इज एसिटिलकोलिन। इस तरह से एड्रेनालिन जिसको हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, नॉन एड्रेनालिन जिसको हम नॉन एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और राइट। सो यू सीन हियर ये नॉन एपिनेफ्रिन यहाँ पे लिखा है, तो बेसिकली ये नॉन एड्रेनालिन भी आप इसको कह सकते हैं, नॉन एड्रेनालिन और नॉन एपिनेफ्रिन। और इसके अलावा सेरोटोनिन और डोपामीन, तो ये भी क्या है, ये सारे की सारी एग्जांपल्स हैं किसकी, न्यूरोट्रांसमीटर्स की एग्जांपल्स हैं। बट मेजर जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, दैट इज द एसिटिलकोलिन। ऑलराइट, सो दिस वाज इंट्रोडक्शन ऑफ द सिनेप्स। अब हम सिनेप्स के स्ट्रक्चर पे जरा बात करते हैं। तो लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस फोटोग्राफ। आप देख सकते हैं, जस्ट इमेजिन करें कि ये जो है ये एक एक्सॉन का टर्मिनल है, राइट। सो ये वाला जो सेगमेंट है ये एक एक्सॉन का टर्मिनल है, राइट। और ये जो स्वोलन टिप है एक्सॉन टर्मिनल की, इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, दिस इज अ सिनेप्टिक नॉब। अब इस सिनेप्टिक नॉब में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट ये वेसिकल्स हैं और इन वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है। सो सिनेप्टिक वेसिकल्स कंटेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स दे आर एक्चुअली स्टोर्ड इन द सिनेप्टिक नॉब, राइट। सो प्री ये जो ओवरऑल ये जो पूरे का पूरा है हम इसको सिनेप्टिक नॉब भी कह रहे हैं, और हम इस पूरे टर्मिनल को हम प्री सिनेप्टिक टर्मिनल भी कह रहे हैं। और उसके बाद फिर हियर वी हैव गॉट अनदर न्यूरॉन, मे बी ये डेंड्रॉन है सेकेंड न्यूरॉन का, राइट। तो फर्स्ट न्यूरॉन, ये फर्स्ट न्यूरॉन है, ये सेकेंड न्यूरॉन है इस सिनेप्स का, और इन दोनों के दरमियान में ये जो गैप है, ये जो गैप आपको नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं दिस इज द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सो सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, दिस इज गैप प्रेजेंट बिटवीन द प्री सिनेप्टिक टर्मिनल एंड द पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल है। और ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहेंगे, जो कि प्री सिनेप्टिक टर्मिनल के साथ एसोसिएटेड है, जबकि जो पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल के साथ जो एसोसिएटेड मेम्ब्रेन है इसको पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहेंगे। सो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो प्री सिनेप्टिक टर्मिनल में स्टोर्ड है, जबकि इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। सो अल्टीमेटली जब इंपल्स यहाँ पे आती है, यानी कि प्री सिनेप्टिक टर्मिनल पे जब एक्शन पोटेंशियल आता है, तो उस एक्शन पोटेंशियल की वजह से समहाउ कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं जो कि प्री सिनेप्टिक टर्मिनल पे प्रेजेंट है, which cause the fusion of the neurotransmitter containing vesicles with प्री-सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जिससे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, जिसके नतीजे में अल्टीमेटली जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बाइंड करता है विद द रिसेप्टर्स ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और उन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करने की वजह से या न्यूरोट्रांसमीटर के पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रिसेप्टर्स पे बाइंड करने की वजह से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में भी पोटेंशियल जो है वो चेंज हो सकता है। सो इस तरह से एक सिनेप्स के अक्रॉस जो वो ट्रांसमिशन होती है। आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से जब ये सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं जब ये फ्यूज किए विद द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, तो न्यूरोट्रांसमीटर ये रिलीज होकर आ गया इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जहां से उसने पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके हमें आगे फर्दर रिस्पॉन्स दिया। सो ट्रांसमिशन अक्रॉस अ केमिकल सिनेप्स, इस फोटोग्राफ के जरिए इसको बहुत क्लियरली हम देख सकते हैं। सो यू सीन हियर हमारे पास ये आ गया है जी प्री सिनेप्टिक टर्मिनल। सो दिस इज द प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, ये सारे के सारा जो है ये प्री सिनेप्टिक टर्मिनल है, राइट। और प्री सिनेप्टिक टर्मिनल में यहां पे आप देख सकते हैं डिफरेंट वेसिकल्स हैं कंटेनिंग द न्यूरोट्रांसमीटर, और इसके ऊपर ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स भी प्रेजेंट है प्री सिनेप्टिक टर्मिनल पे, और यहाँ पे हमारे पास ये पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल है, और पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल की ये जो मेम्ब्रेन है जिसको हम कह रहे हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसके ऊपर आपको ये डिफरेंट रिसेप्टर्स भी नजर आएंगे। यू सीन हियर यू हैव गॉट डिफरेंट रिसेप्टर्स हियर। सो यहाँ पे आपके पास रिसेप्टर्स हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर,
राइट, यू हैव गॉट द रिसेप्टर्स देयर। सो जब प्री सिनेप्टिक टर्मिनल पे एक्शन पोटेंशियल आएगा, इन रिस्पॉन्स टू दिस चेंज इन एक्शन पोटेंशियल, ये जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं दे वुड ओपन, जिसकी वजह से कैल्शियम इनफ्लक्स होगा, और कैल्शियम इनफ्लक्स की वजह से वेसिकल्स फ्यूज करेंगे विद द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ये जो गैप है ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, क्लेफ्ट ने रिलीज हो गया न्यूरोट्रांसमीटर, अब न्यूरोट्रांसमीटर ने बाइंड करना है विद द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और हो सकता है कि ये रिसेप्टर एसोसिएटेड हो मे बी विद सम सॉर्ट ऑफ आयन चैनल, फॉर एग्जांपल सोडियम। सो जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर मे बी से अगर एसिटिलकोलिन है, तो अगर जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर इसके साथ बाइंड करेगा तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे इसकी बाइंडिंग की वजह से अगर ये सोडियम चैनल्स हैं तो सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, जिसकी वजह से सोडियम इनफ्लक्स होगा, एंड सोडियम इनफ्लक्स इनटू अ सेल मींस यू आर making the inside of the cell more positive, and this is called depolarization। तो इस तरह से ये जो depolarization की वेव प्री सिनेप्टिक टर्मिनल पे आई थी, अब ये पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल पे शिफ्ट हो चुकी है। सो दैट्स हाउ द ट्रांसमिशन इट टेक्स प्लेस अक्रॉस अ केमिकल सिनेप्स। सो इसको स्टेप बाय स्टेप देख भी लें। एक्शन पोटेंशियल रीचेस the axon terminal and depolarizes the membrane। secondly voltage gated calcium channels open होंगे, calcium influx होगा, और उसके बाद फिर calcium influx की वजह से जो vesicles हैं containing the neurotransmitter वो pre-synaptic membrane से fuse होंगे, neurotransmitter वो आ जाएगा into the synaptic cleft, और फिर neurotransmitter bind करेगा with the receptors on the target cell और on the post-synaptic membrane, जिसके नतीजे में ultimately हमारे पास जो target cell है वो further activate होगा या inhibit होगा depending upon कि कौन से आयन चैनल को ओपन किया है, या जो भी रिसेप्टर हैं उस रिस्पेक्टिव न्यूरोट्रांसमीटर के वो किस चैनल के साथ जुड़े हैं। अगर समहाउ जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसके अंदर पॉजिटिविटी लाई जाएगी तो वो सेल स्टिमुलेट होगा, अगर किसी भी तरीके से उसके अंदर नेगेटिविटी लेके आई जाएगी, फॉर एग्जांपल अगर यहीं पे क्लोराइड आयन होते तो क्लोराइड आयन इन्फ्लक्स होता तो यही सेल जो है वो इनहिबिट हो जाता। बहरहाल ये हमारे एग्जाम की डिस्कशंस के बियॉन्ड है, आपने याद रखना है कि प्री सिनेप्टिक टर्मिनल में न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्ड होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स होते हैं, कैल्शियम इनफ्लक्स की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स की प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूजन होती है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होता है, राइट। सो दिस इज अबाउट द ट्रांसमिशन अक्रॉस अ केमिकल सिनेप्स। सो दैट्स ऑल अबाउट द नर्व इंपल्स एंड सिनेप्स। थैंक यू वेरी मच। जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल क्या है, सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है, थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड के जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे, एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जेक्टिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिक, रीजनिंग, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया, इसको आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शंस फिर ओपन हो गए। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम ट्रेंड्स। एनीवेज, सो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें, से सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ, तो इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। सो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं
तो इसमें आप देखें कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चंस उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपरेट.bk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चंस का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चंस के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चंस का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चंस को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया था, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं। जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चंस, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चंस का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर आप गौर करें, देखें कि ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। आप किसी भी टैग पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चंस हैं वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट पूल है, जो कि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें। से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ, या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शंस को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन को चूज किया, इसमें से मैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सब सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा, मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्ट्रीम। जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केपीके का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी, जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट, जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे, वो सारे के सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, उसकी जो डिटेल है, वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही होगी। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं, जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से आप किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तैयारी के शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें एक तो वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं। हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं, जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं, उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है। अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो है वो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट, स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमडी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम, आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे, एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है, स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने
गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारा आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली हैं। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज अबाउट topgrade.pk। अब लास्ट में मैं आपको यही कह के अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करना चाहूंगा कि देर ना करें, अभी से टॉप ग्रेड को ज्वाइन करें और मेडिकल कॉलेज में अपना दाखिला यकीनी बनाएं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, मे अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।